तो ये न्यूमेरिकल हमको समझ में आ गया, राइट। अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे, जस्ट न्यूमेरिकल मैंने आपको समझा दिया, कंक्लूजन हमको समझ में आ गया। देखो तो नोट करके इसमें लिखो, नोट करके अभी हम लोग लिख ही रहे हैं, उसी में आगे लिखिए कि नोट करके आपने पहला पॉइंट ये लिखा कि आपका जो फोर्स जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के। दूसरा आपका पॉइंट ये मिला कि जो फोर्स लग रहा है वो आपका आर के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। थर्ड आप यहाँ पे आपने ये लिखा कि फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट के आ गया, और यहाँ से आपके पास Q1 और ये Q2 डिवाइडेड बाई आपका आर का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे के का वैल्यू क्या है, यदि आप फोर्स पॉइंट लिखना चाहोगे तो के का वैल्यू आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है, और एप्सिलॉन आर। ये कभी कभी ना आपको एक कांस्टेंट का यूनिट भी पूछ देता है, तो देखो कांस्टेंट की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा फोर्स इंटू आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 इंटू Q2। इसका मतलब फोर्स का यूनिट तो न्यूटन होता है, आर मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, दो चार्ज के बीच की दूरी हो गया, तो न्यूटन और मीटर का स्क्वायर हो जाएगा वो। और चार्ज का क्या होता है, कूलॉम का स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलॉम स्क्वायर, ये आपका के का यूनिट हो जाता है। कभी कभी ये भी आप लोगों को पूछ लिया जाता है, तो आप सभी को ये भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे के का वैल्यू क्या होता है, राइट। ये सब चीज़ें हो गया। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा आप लिखना चाहोगे इसमें 6 पॉइंट जैसे आप लिखना चाहोगे, 5th पॉइंट जो भी है कि अब दो चार्ज के बीच में फोर्स तो लग रहा है, अब वो फोर्स आपका अट्रैक्टिव होगा रिपल्सिव होगा, वो कैसे पता चलेगा, दोनों के चार्ज के नेचर पे डिपेंड करेगा। बोथ चार्ज लाइक, तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स जो है रिपल्सिव फोर्स होगा। लेट अस कंसीडर कि लाइक चार्ज रिपल्सिव होगा। लेट अस कंसीडर कि मैं यहाँ पे दो चार्ज है मेरे पास, ये 2 पॉइंट चार्ज मैंने ले लिया, इसको भी मैंने प्लस क्यू लिया, इसको भी मैंने प्लस क्यू लिया, ठीक है, और इसका वैल्यू 1 कूलॉम ले लिया, इसका वैल्यू भी 1 कूलॉम ले लिया, और दोनों के बीच की दूरी को मैंने ले लिया r इज इक्वल टू 1 मीटर। तो दोनों के बीच में कितना चार्ज लगेगा, तो दोनों के बीच में लगने वाला चार्ज हो जाएगा F, और ये मेरे पास हो जाएगा मीडियम एयर है, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, मीडियम एयर है ना, दोनों के बीच का मीडियम एयर है, तो 9 इंटू 10 पावर 9, Q1 Q2 का वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 1 डिवाइड बाई आर के स्क्वायर 1, तो आपके पास कितना फोर्स लगेगा, तो इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा दोनों के बीच में। देख लो कितना ज़्यादा न्यूटन है। तो 1 कूलॉम का चार्ज और 1 कूलॉम का चार्ज यहाँ एक दूसरे के 1 मीटर की दूरी पे आपने रखा है, तो दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो कुछ इतना लगेगा। क्या सभी को समझ में आ गया, इतना फोर्स यहाँ पे लगने वाला है। ओके, अब देखो ये जो फोर्स है, लेट अस कंसीडर, यहाँ पे मैं कंसीडर कर लेता हूँ, ये जो फोर्स आपका लग रहा है, ये जो फोर्स आपका लग रहा है, ये फोर्स जो है, ये जो फोर्स जो है वो आपका कैसे होगा, देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगा, लेट अस मैं बोल दिया कि ये मेरे पास Q1 है और ये भी आपका Q2 है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, लेट सपोज प्लस प्लस है, प्लस प्लस है, तो यहाँ पे दो तरीके का फोर्स लग सकता है, दो तरीके का फोर्स लग रहा है। अब देखो इसमें फोर्स तो लग रहा है, एक यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, तो 2 पे फोर्स लग रहा है किसके कारण, 1 के कारण, और दोनों प्लस प्लस है, तो क्या होगा, फोर्स जो है रिपल्सन होगा। कहने का मतलब ये होगा कि, कहने का मतलब दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है ना, तो क्या कर रहा है भाई, इसका फोर्स इस पे लग रहा है ना, तो ये वाला जो है उसको उधर रिपल कर रहा है दो को। या फिर ये फोर्स ऐसे भी हो सकता था, यदि इसी फोर्स के बारे में आप बातें कर रहे हो, ये ऐसा, तो इस फोर्स को हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, ये देखिए इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। लेट अस कंसीडर कि ये आपके पास चार्ज नंबर 1 है, ये चार्ज नंबर 2 है, तो अब 1 पे फोर्स लग रहा है किसके कारण, 2 के कारण, तो 2 1 को रिपल करेगा, धकेलेगा भाई। तुम यहाँ पे आपका Q1 हो, यहाँ पे Q2 हो, तो ये बोलेगा तुम आगे चले जाओ, मैं तुमको धक्का मार रहा हूँ, तो ये बोलेगा 2 जो है 1 को रिपल कर देगा, धकेलेगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है 2 को 1 जो है रिपल कर रहा है, सामने की ओर फेंक रहा है, तो 2 पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू 1, तो ये F21 लिख दोगे। यहाँ पे 1 पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू 2, तो कौन बड़ा है कौन छोटा है उसके बेसिस पे डिसाइड होता है ना। तो ये आपका होने वाला है। लेट अस, कोई एक नेगेटिव हो गया, लेट अस कंसीडर कि और केसेस हो सकता है ना इसमें, एक आपका जो फोर्स है ये और ये हो गया, इनमें से कोई एक फोर्स नेगेटिव ले लो ना। लेट अस कंसीडर कि एक फोर्स नेगेटिव ले लो, बट किसी का मैग्नीट्यूड कम या ज़्यादा ले लो। लेट से इसको आप ले लो Q1 को माइनस का Q, और यहाँ पे आप ले लो प्लस का Q2। अब बताओ भाई फोर्स किधर लगेगा, लेट से Q2 आपका बड़ा है, Q2 का मैग्नीट्यूड बड़ा है, अपन अभी देखने वाले हैं 2 पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू 1, 2 पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू 1 ये क्या होगा, 2 पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू 1 वो क्या होने वाला है, 2 पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू 1। तो अब लेट से इस पे फोर्स लग रहा है, तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि फोर्स हमेशा ना
कैसे लगेगा वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ये Q2 जो है वो 1 को क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे आपका किस में फोर्स लग रहा है, किस में फोर्स लग रहा है, देखिए 2 पे ड्यू टू 1 के कारण। तो 2 जो है 1 को अपने तरफ खींच रहा है। ये ऐसा भी हो सकता था, ये ऐसा भी हो सकता था, लेट अस कंसीडर, ऐसा भी आप बना सकते थे। मान लो ये Q है Q1 और ये तुम्हारे पास Q2 है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसको इस तरीके से बना दिए, तो ये भी इसको अट्रैक्ट कर सकता था। यदि ये बड़ा है तो ये आएगा, यदि ये बड़ा है तो इसको खींचेगा। अभी देखो Q2 बड़ा है Q1 से तो खींच रहा है, कभी Q2 बड़ा है Q1 से तो इसको खींच लिया अपने तरफ। कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना, कि यदि Q2 ये Q1 बड़ा हो जाए Q2 से तो वो भी इसको खींच सकता है। तो कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। कौन किससे बड़ा है उस पर डिपेंड करेगा, कौन किससे बड़ा है उस पर डिपेंड करेगा। तो ये इधर आ सकता है, ये इधर आ सकता है, इसके पास आ सकता है। तो ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो कुल मिला के इसमें कंक्लूजन ये लगा कि जो फोर्स लग रहा है दो चार्ज के बीच में, फोर्स लग रहा है, वो कैसे फोर्स लग रहा है, बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेस। द फोर्स बिटवीन टू चार्ज, वो कैसा लग रहा है, फोर्स लिख लो यहाँ पे, फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू चार्ज। फोर्स और ऑलवेज एक्ट अलोंग द, ऐसे लिखो, नोट करके लिख लो इसी में, या जो भी फोर्स यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द, फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्ज, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्ज। इससे क्या समझ में आया, टू चार्जेस ऑफ द टू चार्जेस। इससे समझ में आया कि कोई दो चार्ज आपके पास है तो दोनों के बीच में जब फोर्स लगेगा तो एक लाइन ज्वाइनिंग सेंटर इस तरीके से लगेगा, कहीं भी इधर उधर नहीं लगेगा, रैंडम नहीं लगेगा, है ना। कैसे फोर्स लगने वाला है, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, इस तरीके का लगेगा। दोनों के सेंटर से एक लाइन जो है ज्वाइन लगेगा और उसी लाइन पे फोर्स लगेगा। अब डिपेंड करेगा कि ये चार्ज आपका Q, ये भी प्लस है और ये भी आपका प्लस का Q है, लेट से ये भी प्लस का Q है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स तो लगेगा, लेकिन ये फोर्स कैसे लगेगा, यहाँ पे ये दोनों के सेंटर को जोड़ने वाली लाइन के अकॉर्डिंग लगेगा। अब ये फोर्स यहाँ से ऐसे लग सकता था या फिर ये फोर्स यहाँ से ऐसे लग सकता था, समझ में आ रहा है बात। लेकिन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करते हुए फोर्स लगने वाला है, तो इसलिए मैंने लिखा फोर्स ऑलवेज लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेस। कैसे फोर्स लगने वाला है, कैसे एक्ट लगने वाला, कैसे एक्ट करने वाला है, तो दोनों के सेंटर को एक लाइन ज्वाइन करने वाला है ना, बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेस, फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेस। ये आप लिख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो जब भी मैं कोई चार्ज के कारण फोर्स बनाने वाला हूँ, कोई दो चार्ज के बीच में फोर्स लगने वाला है, तो दोनों के सेंटर को मैं जोड़ने वाला हूँ। अब वो या तो इधर होगा या तो इधर होगा, या माइनस है तो इधर होने वाला है या इधर होने वाला है, आ रहा है ना समझ में, लेकिन दोनों के सेंटर से ही फोर्स लगेगा। ये इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। चलो, तो ये सब चीज़ समझ में आ गया। अब थोड़ा सा मैं परमिबिलिटी, एक टर्म्स आया था, तो परमिबिलिटी को परमिबिलिटी नहीं, परमिटिविटी को मैं डिफाइन कर लेता हूँ। तो आपके पास एक टर्म्स आया था परमिटिविटी, आपके पास एक टर्म्स आया था परमिटिविटी, ये जिसको हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट कर देते हैं। अभी परमिटिविटी क्या है, चलिए परमिटिविटी के बारे में थोड़ा सा जल्दी से बातें करता हूँ और जल्दी जल्दी अपन खत्म करते हैं, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना, और जबकि आपको बेसिक ही पढ़ना है। अब परमिटिविटी की मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी की मैं बात करूं तो परमिटिविटी क्या होता है। परमिटिविटी का एक स्पेशल आप लोग डेफिनेशन लिख लेते हो, यदि आप लिखना चाहते हो तो परमिटिविटी परमिट टू द मीडियम टू डिक्रीज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। परमिटिविटी क्या को परमिट करता है, मीडियम को, कि आप जाइए और दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को डिक्रीज कीजिए, कम कीजिए। तो मैं लिख दूं यहां पे उसी चीज को, तो लिख देता हूं, चलो, परमिटिविटी परमिट टू मीडियम, permittivity permit to the medium to decrease the, permittivity permit to the medium to decrease the force between, permittivity permit to medium to decrease the force between two charges, क्या बोला मैं,
परमिटिविटी परमिट टू मीडियम टू डिक्रीज द फोर्स बिटवीन टू चार्ज, जो मीडियम को परमिट करता है कि आप जाइए और दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को कम कर दीजिए, ये होता है परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब ये नहीं होता कि वो परमिट करता है और ज़्यादा फोर्स को प्रोड्यूस करने के लिए, हम लोग को ऐसा लगता था पहले, लेकिन एक्चुअल मीनिंग परमिटिविटी का यही है कि वो मीडियम को परमिट करता है कि भैया दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को आपको कम करना है, तो मैं आपको दोनों चार्ज के बीच में रखता हूँ, आप जाओ दोनों के चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स को आप कम करो, ये होता है परमिटिविटी। आ रहा है बात समझ में? तो दो चार्ज आपके पास है, लेट से मैं फर्स्ट चार्ज यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ, फर्स्ट चार्ज मेरे पास इस तरीके का Q1 है और मेरे पास कोई सेकंड चार्ज Q2 है, लेट से बीच में मैं कोई मीडियम यहाँ पे रख दिया, ये देखो ये मीडियम जिसकी परमिटिविटी मैंने बोल दिया कि इस मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन है, तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा मेरा, अब दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स पहले से कम हो जाएगा। अब दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है पहले से कम हो जाएगा, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा था वो अब पहले से कम हो जाएगा, क्योंकि हमने वहाँ पे एक मीडियम यूज कर लिया, ठीक है, वहाँ पे हम लोग मीडियम यूज कर लिए। तो लेट से ये 1 था, ये मेरे पास 2 था, दोनों के बीच में जो भी फोर्स लग रहा था बिटवीन द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेस, है ना, फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेस, वो फोर्स कम हो जाएगा क्योंकि आपने यहाँ पे एक परमिटिविटी को डाल दिया। अब वो मीडियम है, ये कोई मीडियम है जिसकी परमिटिविटी आपको दे दिया गया है एप्सिलॉन, ये मीडियम की परमिटिविटी फोर्स के हमेशा क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा था उसके रेसिप्रोकल होगा परमिटिविटी, तो जितना परमिटिविटी होगा उस मीडियम का उतना टाइम्स फोर्स को क्या करेगा, कम कर देगा, तो ये होता है परमिटिविटी। दोनों के बीच में फोर्स को कम करने के लिए ही परमिटिविटी, वहाँ पे कोई मीडियम में, दोनों के बीच के मीडियम में कुछ हम लोग मटेरियल को डालते हैं, है ना, नहीं तो अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक। ये अब परमिटिविटी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो म्यू आपके पास होता है म्यू नॉट इंटू आप लोग लिखते हो इसको म्यू आर। अब यहाँ पे मैं बात करना चाहूँ कि सर म्यू नॉट म्यू आर क्या है, तो ये आपके पास म्यू नॉट क्या होता है, ये किसी भी एयर या वैक्यूम की परमिबिलिटी होता है, एयर या तो फिर वैक्यूम का परमिटिविटी और एब्सोल्यूट परमिटिविटी जो होता है एप्सिलॉन, इसके एब्सोल्यूट परमिटिविटी ई नॉट के बराबर होगा, कब, जब आपके पास मीडियम क्या हो, जब आपके पास मीडियम में एयर हो या फिर वैक्यूम हो, है ना, जब आपके पास मीडियम में या तो एयर हो या वैक्यूम हो तो आपके पास एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन के इक्वल हो जाएगा, टोटल परमिटिविटी या एब्सोल्यूट परमिटिविटी के बराबर हो जाएगा। तो कुल मिला के इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं इस केस में, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है। और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर, ये इसका यूनिट होता है, ओके। हाँ, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी हमको ये बताता है कि किसी भी मटेरियल का एयर या वैक्यूम को छोड़ के कोई अदर मटेरियल आप यूज करते हो, कोई दूसरे टाइप का मटेरियल यूज करते हो, तो उसकी परमिटिविटी एज कंपेरिजन टू एयर या वैक्यूम कितना ज़्यादा होता है, ये बताता है रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिवली किसी दूसरे मटेरियल का परमिटिविटी कितना ज़्यादा होता है वो बताता है आपका रिलेटिव परमिटिविटी एज कंपेरिजन टू एयर या वैक्यूम। तो जस्ट मैं रिलेटिव परमिटिविटी की बात करूँ तो ये मेरे पास होता है, इसको लिख देता हूँ पहले, रिलेटिव परमिटिविटी, ये मेरा हो गया रिलेटिव। हाँ, रिलेटिव परमिटिविटी के कई लोग यूनिट पूछते हैं तो यूनिट गलती से लिख देते हैं, बेटा ये यूनिट लेस है, ये तो बताता बस है ना, ये तो बस बताता है, ये तो एक कांस्टेंट है, ये तो ये बताता है कि भैया इस फलाना मटेरियल का परमिटिविटी एयर या वैक्यूम के कंपैरिजन में इतना गुना ज़्यादा है, बस ये बताता है, गुना को बताता है, टाइम्स को बताता है, ये समझ में आ रहा है। तो इसका क्या यूनिट होगा भाई, 4 गुना है, 5 गुना है, 6 गुना है, तो 6, 5, 4, ये तो कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। किसी दूसरे मटेरियल का एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी से कितना ज़्यादा होता है, कम तो होता नहीं कभी भी, क्योंकि एयर या वैक्यूम का तो लोवेस्ट है सबसे, उससे तो कम किसी का होगा ही नहीं। तो किसी मटेरियल को मैं यूज करूंगा तो उसकी परमिटिविटी एज कंपेरिजन टू वैक्यूम और एयर कितना ज़्यादा होता है उसी को बताता है रिलेटिव परमिटिविटी, दैट्स वाई इसका कोई यूनिट की नीड नहीं है, ओके। ये तो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहोगे, यहाँ से रिलेटिव परमिटिविटी को आप निकालना चाहोगे तो देखो इसका यूनिट लेस भी आएगा, इसकी यूनिट होगा, इसके भी यूनिट आपका होगा, है ना, तो ये आपका यूनिट लेस, इसका भी यूनिट आपका फैरेड पर मीटर, इसका भी यूनिट आपका फैरेड पर मीटर, दोनों का यूनिट कट गया, दैट मीन्स आपका ये यूनिट लेस। और जनरली एप्सिलॉन आर का वैल्यू किसी मटेरियल के लिए 1 से लेकर के 10 तक का आप लोग यहाँ पे देखते हो, किसी मटेरियल का,
1 से लेकर के 10 तक वेरी करता है। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मटेरियल वेरिंग फ्रॉम 1 to 10, ये आप देखते रहते हो। ठीक है, तो ये आपका परमिटिविटी होगा। तो परमिटिविटी का थ्योरी एकदम क्लियर होना चाहिए। परमिटिविटी का थ्योरी एकदम क्लियर होना चाहिए। परमिटिविटी का फोर्स के साथ क्या रिलेशन है एकदम क्लियर होना चाहिए। परमिटिविटी किसको परमिट करता है? मीडियम को परमिट करता है टू डिक्रीज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ये सब क्लियर होना चाहिए। परमिटिविटी का यूनिट आपका क्लियर होना चाहिए। एप्सिलॉन का यूनिट क्या होता है? फेरेड पर मीटर। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होता है? फेरेड पर मीटर। एप्सिलॉन आर का क्या होगा भाई? कोई यूनिट नहीं होगा। तो ये ना सब चीज़ थ्योरेटिकली आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। ये सब के बारे में आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आपको मजा आने वाला है, तभी आप इसको पढ़ोगे। तो ये हो गया परमिटिविटी। आगे पढ़ोगे ये परमिटिविटी का एक रिलेशन और होता है, इसको यहाँ से भी हम लोग डिफाइन करेंगे, जिसको आगे आप लोग पढ़ोगे। जैसे आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो आप यहीं पे एक परमिटिविटी भी आता है। तो परमिटिविटी को आप कभी कभी ऐसे भी लिख देते हो D/E, यहाँ से D/E भी लिख देते हो आप। ठीक है, तो उसको अभी देखेंगे, वो तो आने वाला है, उसके बारे में बातें करूंगा अभी। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर परमिटिविटी। परमिटिविटी में आप लोगों को इतना पता होना चाहिए, परमिटिविटी किसको परमिट करता है? मीडियम को। क्या होता है? किसका किसका प्रोडक्ट होता है? इसका प्रोडक्ट है ना। तो लेट से इसमें छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, जैसे आप किए थे है ना कैपेसिटेंस में। जैसे अभी आप करोगे, लास्ट में मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, तो वहाँ पे मैं आप लोग को कराऊंगा। तो लेट रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल वो कितना है? 4 है ना। तो कैलकुलेट, क्वेश्चन आपको दे दिया मैं, कैलकुलेट रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मटेरियल 4, देन कैलकुलेट एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल। तो अब जब रिलेटिव 4 है तो अब एब्सोल्यूट क्या होगा? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल क्या होने वाला है? परमिटिविटी, देन एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल आपको कैलकुलेट करना है। देन कैलकुलेट एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल। ये क्वेश्चन मान लो, इस तरीके का क्वेश्चन आपको दे देता है। लेट से ये आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमने दे दिया कि रिलेटिव परमिटिविटी 4 है, देन कैलकुलेट द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल क्या होगा। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल आपके पास क्या होने वाला है? आपके पास होने वाला है एप्सिलॉन, और ये आपका एप्सिलॉन नॉट है, तो एयर या वैक्यूम का हो गया, और ये रिलेटिव परमिटिविटी। तो एयर और वैक्यूम रिलेटिवली दे दिया है ना, कि जो भी मटेरियल है वो 4 गुना ज़्यादा है एयर या वैक्यूम से, है ना। तो इसका आपका 4 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का 8.854 इंटू 10⁻⁻12 लिख दिया मैं, करेक्ट। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी आएगा आप मल्टीप्लाई कर लो, वही तुम्हारा आंसर होगा। कई लोग एब्सोल्यूट परमिटिविटी पूछा है, तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसको मान लेते हैं? इसी को मान लेते हैं भाई। टोटल परमिटिविटी अभी पूछा है, जबकि ये दे दिया। ये कब होगा एप्सिलॉन नॉट? जब एयर या वैक्यूम की बात करेगा तब एब्सोल्यूट बोलोगे आप। लेकिन जब यहाँ पे एप्सिलॉन आर दिया हुआ है, रिलेटिवली दिया हुआ है 4, तो एब्सोल्यूट आपके पास क्या होने वाला है? एब्सोल्यूट आपके पास ये होने वाला है, फिर ये वाला, है ना। और ये तो एयर या वैक्यूम के लिए होता है ना, ये आपके पास 8.854, ये पता होना चाहिए आपको, देगा नहीं हो। ये एयर या वैक्यूम के लिए एब्सोल्यूट यही बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे छोटे छोटे। हाँ, अब यहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है? सुपरपोजिशन थ्योरम किसके लिए? बहुत सारे चार्ज हो तो सुपरपोजिशन थ्योरम की मैं बात करूँ यहाँ पे, सुपरपोजिशन थ्योरम। कई लोग बोल रहे होंगे सर वेक्टर का भी बता दीजिए। अरे वेक्टर का जरूरी नहीं है, अभी आपको EMFT नहीं पढ़ रहा हूँ जो वेक्टर और स्केलर के बारे में बात करते रहूँ। अभी खाली बेसिक चीज़ें देख रहे हो आप। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है? बहुत सारे चार्ज है, मान लो ये एक चार्ज है, लेट से ये आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, ये आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, और ये दोनों चार्ज जो है इस पर आपका, इसके कारण इस पर फोर्स लग रहा है। लेट से ये आपके पास कोई चार्ज है, लेट से मैंने इसको बोल दिया कि ये आपके पास कोई चार्ज है। चलो बेटा, इसको मैं चार्ज बोल देता हूँ Q1, ठीक है। और ये मेरे पास क्या है? Q2 है, और ये मेरे पास क्या है? Q3 है। तो सिंपल सी बात है, जब बहुत सारे चार्ज इस तरीके से एक्टिंग है, एक जगह पे है, तो इस चार्ज का मान लो मुझे 3 पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है निकालना चाहूँ, तो Q1 का जो इफेक्ट है वो Q3 पे पड़ेगा, Q1 का इफेक्ट Q3 पे पड़ेगा। तो चलो ये फोर्स लग गया, इस तरीके का एक फोर्स लग गया। ये कौन सा फोर्स हुआ? ये 3 पे फोर्स लगा, किसके कारण? 1 के कारण, तो F31। सिमिलरली यदि मैं बोलना चाहूँ तो यहाँ पे भी तो एक फोर्स लग रहा है 2 का 3 पे, तो ये 2 का 3 पे लग रहा है, देखो इस तरीके का। अभी हम लोग 3 पे फोर्स निकालने वाले हैं ना, अदर चार्जेस के कारण 3 पे मुझे फोर्स निकालने वाला है, मैं निकालने वाला हूँ।
तो 3 पे 2 के कारण कितना फोर्स लगा, तो 3 पे 2 के कारण जो फोर्स लगा ये इतना लगा, इतना लगा। तो 2 पे इस 3 पे 2 के कारण फोर्स लगा, 3 पे 1 के कारण फोर्स लगा, ऑल आर पॉजिटिव चार्ज, तो फोर्स लाइक इस तरीके से लगेगा। अब फोर्स कैसे लगता है, बिटवीन द लाइन जॉइनिंग सेंटर, फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ द टू चार्जेस, तो इन दोनों चार्ज के बीच में लाइन सेंटर को जोड़ने वाले फोर्स लाइन पे ही लगेगा। इन दोनों चार्ज में लाइन को जोड़ने वाले मतलब सेंटर पे ही लगेगा, सेंटर लाइन जॉइनिंग सेंटर पे ही लगेगा। ये हो गया। अब इन दोनों के कारण तुम क्या निकालोगे बेटा, रिजल्टेंट फोर्स निकालोगे इसके कारण। तो ये रिजल्टेंट फोर्स निकालोगे तो एक्चुअली में इन दोनों फोर्स का वेक्टर सम होने वाला है। एक्चुअली में जब रिजल्टेंट फोर्स आप निकालोगे तो आप वेक्टर सम करके निकालते हो। तो ये जो एफ नेट आएगा यहाँ पे उसी को बताता है कि भैया जब किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे बहुत सारे चार्ज के कारण जब फोर्स लग रहा हो तो उसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, वही बताता है सुपरपोजिशन थ्योरम। तो ये एफ नेट की वैल्यू क्या होगा, एन नंबर ऑफ चार्ज एक्टिंग है, बहुत सारे चार्ज आपके पास है, तो उसके कारण किसी पर्टिकुलर चार्ज पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, वही बताता है सुपरपोजिशन थ्योरम। तो एफ नेट की वहाँ यहाँ पे हम लोग निकालेंगे तो ये सबका वेक्टर सम हो जाएगा। वेक्टर सम जैसे आप निकालने वाले हो, यहाँ पे आपका 3 पे लगा 1 के कारण फोर्स है ना, यहाँ पे इस तरीके का, जैसे कि आपका 3 पे लगा 2 के कारण फोर्स, जैसे और 3 पे लगा 4 के कारण फोर्स और रहेंगे मान लो, ऐसे डेट 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 3 पे एन के कारण लगने वाला फोर्स को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हो, वेक्टर सम कर देते हो। तो डायरेक्ट सम मत कर देना बेटा, फोर्स ये जो लग रहा है चार्जेस के कारण वो आपका क्या है, फोर्स जो एक प्रकार से वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर सम आपको करना पड़ेगा। क्या आप सभी लोगों को समझ में आ गया, फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है, आपको वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो बहुत सारे चार्जेस के कारण मान लो इस पे आपका फोर्स लग रहा है तो उसको हम लोग एफ नेट निकालते हैं किसी भी चार्ज पे, तो हम लोग उसका क्या कर देते हैं, वेक्टर सम कर देते हैं। यही बताता है सुपरपोजिशन थ्योरम। क्या इतना क्लियर हो गया है ना। तो बस सुपरपोजिशन थ्योरम ही। अब देखो सुपरपोजिशन थ्योरम का मैं आप लोग को एक एप्लीकेशन अच्छे से इसका कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। लेट से कि मेरे पास चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है चार्ज का, यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में लेता हूँ, ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लेट से ये क्वेश्चन के फॉर्म में ले लेता हूँ, ये चलो यहाँ पे मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेता हूँ, इस तरीके से ट्रायंगल ट्रायंगल इस तरीके से एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, ये मेरे पास ट्रायंगल है। अब यहाँ पे 3 चार्ज है ना, समझना, यहाँ पे एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे है और एक चार्ज यहाँ पे है। लेट से यहाँ से डिस्टेंस ए है, यहाँ से डिस्टेंस ए है, यहाँ से डिस्टेंस ए है, ए ए ए मैंने डिस्टेंस ले लिया, ओके। अब मैं बोल देता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, प्लस क्यू चार्ज, ये भी मेरे पास प्लस का क्यू चार्ज और ये भी मेरे पास प्लस का क्यू चार्ज। अब मैंने निकालने वाला हूँ लेट से मैं बोल देता हूँ कि भैया ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है और ये मेरे पास सी है। मैं बोलता हूँ कि इस चार्ज बी पे ए और सी के कारण लगने वाला फोर्स कितना होगा। तो फोर्स कितना होगा चलिए निकालते हैं अपन। देखो फोर्स कितना होगा चलिए निकालते हैं। तो फोर्स अपन निकालेंगे दोनों के बीच में। तो इस ए के कारण बी पे लगने वाला फोर्स कैसा लगेगा बेटा, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर, फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर बिटवीन टू चार्जेस, तो ये लग गया। ए के कारण बी पे लगा, इस क्यों, इस पे फोर्स लग रहा है इसके कारण, तो क्या है इसी डायरेक्शन में लगेगा। देखो इसको ये वाला धकेलेगा, सिंपल बात है। तो यहाँ पे फोर्स लगा मेरे भाई, ये फोर्स को मैं क्या बोलूँगा सर, ये जो फोर्स लगा अभी यहाँ पे, जो फोर्स लगा यहाँ पे फोर्स जो लगा यहाँ पे, ये देखो ये जो फोर्स मेरे को मिला, इस फोर्स को मैं क्या बोलूँगा, ये बी पे लग रहा है फोर्स ड्यू टू ए के कारण, ऐसा बोलूँगा। सर क्या क्या पढ़ा रहे हो, अरे भाई देख लो एप्लीकेशन थोड़ा सा यार, चलो और इस बी पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू सी, तो ये कैसे लगेगा बेटा, इस तरीके से लगेगा ये। तो इस बी पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू सी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एफ बी पे, किसके कारण, ड्यू टू सी के कारण। ये तो बी पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू सी आपका कितना आ गया, इतना आ गया ना। इन दोनों का रिजल्टेंट मैं लिखना चाहूंगा, लेट अस कंसीडरिंग इन दोनों का रिजल्टेंट। तो भैया इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस तरीके का, इसके पैरेलल मैंने बना दिया, इसके पैरेलल और इसके पैरेलल मैं बनाने वाला हूँ। तो ये इसके पैरेलल दोनों के कारण जो रिजल्टेंट आपका लगेगा, ये यहाँ पे आ गया, देखो ये यहाँ पे आ गया, दोनों के कारण लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे आ गया। चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग है ना, सम ऑफ 3 एंगल्स कितना होता है 180 होता है। तो ये 60, ये भी 60 60 और ये भी 60, ये भी 60।
तो यहाँ से ये 60 है तो ये भी तो 60 बनेगा, देखो ध्यान से, ये भी तो 60 बनेगा। यदि ये 60 है, ये देखो स्ट्रेट लाइन और ये ऐसे आ रहा है, तो इसी स्ट्रेट लाइन से इसका ये भी तो 60 बनेगा, ये देखो। अब यहाँ पे मैं रिजल्टेंट फोर्स मुझे निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स ये, तो भाई ये पैरेललोग्राम थ्योरम हम लोग लगा लेंगे। यहाँ पे हम लोग सॉल्व किए हैं कई बार, है ना, पैरेललोग्राम थ्योरम के अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच का एंगल पता है, दो फोर्स मेरे पास है, तो दोनों का रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? तो सर रिजल्टेंट फोर्स जो मेरा यहाँ पे निकलने वाला है वो आपका क्या हो जाएगा? अंडर रूट क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर, है ना। तो लिख लेते हैं, चलो, एफ का स्क्वायर प्लस एफ बी ए का स्क्वायर प्लस 2 एफ बी सी इंटू एफ बी ए, और दोनों के बीच का एंगल cos 60 ना, cos 60 का 1/2, तो 1/2 कट जाएगा। इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये है कि अब क्या करूँगा सर, एफ बी सी का वैल्यू क्या होगा? एफ बी सी का वैल्यू यदि मैं लिखना चाहूँ तो देखो, ये भी Q है, ये भी Q है, दोनों के बीच की दूरी A है, तो सर फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा 9, ऐसे लिख सकते हैं, K लिख देता हूँ, चलो यार यहाँ पे मैं K लिख देता हूँ, K, और यहाँ पे मेरे पास Q1 Q2, तो ये Q का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों सेम है, तो दोनों चार्ज सेम है तो Q का स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों के बीच की दूरी A है तो A का स्क्वायर, तो K Q स्क्वायर A स्क्वायर, ये हो गया, है ना। इसकी वैल्यू क्या होगा? यहाँ भी K होगा, यहाँ भी Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाई A का स्क्वायर, यहाँ भी, क्योंकि सेम चार्ज है, सेम डिस्टेंस है, हर चीज़ सेम है ना, तो इसलिए इसका मतलब मेरा ये भी एफ बन गया, ये भी मेरा एफ बन गया, तो मेरा आंसर क्या आ गया? लेट से मैं रख देता हूँ यहाँ पे, देखो ये मैं एफ का स्क्वायर रख दिया, यहाँ पे भी एफ का स्क्वायर रख दिया, cos 60 1/2 होता है, इसका 1/2 तो 2 कट गया, ये भी एफ इंटू एफ, एफ का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि एफ का स्क्वायर, एफ का स्क्वायर, एफ का स्क्वायर, कितने बार एफ का स्क्वायर हुआ? 3 बार एफ का स्क्वायर हुआ, तो एफ का स्क्वायर तो बाहर निकल गया, मतलब 3 ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 3 एफ का स्क्वायर, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू एफ। एफ का वैल्यू मेरे पास कितना है वापस दे दो, तो ये अंडर रूट 3 हो गया, एफ का वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं, तो ये मेरे पास के हो गया, के का वैल्यू पुट कर सकते हो चाहोगे तो, क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। देखो सभी लोग चेक करो, यही आंसर आ रहा है। तो आप सिंपल एक एप्लीकेशन भी देख सकते हो, इस तरीके से एक एप्लीकेशन वाइज बात कर सकते हो कि भैया यहाँ पे हम लोग को कैसे लगाना है, यहाँ पे हम लोग को कैसे लगाना है, एक एप्लीकेशन वाइज बात कर सकते हो आप लोग, ठीक है। ये सुपरपोजिशन थ्योरम का एप्लीकेशन है, आ रहा है बात समझ में आप सभी लोगों को। इसके अलावा देखो, इसके अलावा और आप सोचते हो कि सर ये ऐसा रहेगा तो क्या होगा, डिफरेंट चार्जेस रहेगा तो क्या होगा, तो अब आप प्ले कर सकते हो डिफरेंट चार्जेस में क्या होगा वो भी आप देख सकते हो, है ना भैया। तो ये क्वेश्चन नंबर जो भी आपके इस टॉपिक का 2 लिख लो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 मैंने इसको लिख दिया। अब डिफरेंट चार्जेस के कार्ड यहाँ पे क्या होने वाला है, तो डिफरेंट चार्जेस के लेट से ये मेरे पास एक चार्ज हो गया, ये 2 चार्ज हो गया, 3 चार्ज हो गया, मैंने बोल दिया कि ये प्लस क्यू, ठीक है, ये माइनस क्यू, और ये मेरे पास हो जाएगा प्लस का क्यू, ओके। अब मैं बोलूँगा कि ए बी सी ले लेता हूँ, लेट से ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास सी है, ए बी सी मैंने ले लिया, ओके। अब ए बी सी मैंने ले लिया, तो किस पे मैं किसके कार्ड फोर्स लगवाने वाला हूँ, किस पे मैं निकालने वाला हूँ एक्चुअली फोर्स, लेट से मैं निकालने वाला हूँ फोर्स किसके कार्ड, सेम चीज़ है, मान लो ए पे मैं निकालने वाला हूँ, ए पे मैं निकालने वाला फोर्स, तो क्या करेगा, सब सेम चार्ज है ना, सबका मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो ए पे यदि मैं फोर्स निकालूंगा तो ये इस ए जो है इसको अपने तरफ खींचेगा, क्या करेगा, ये ए को अपने तरफ खींचेगा इस तरीके से, तो अपने तरफ खींचेगा इसको, चार्ज को ये अपने तरफ खींचेगा, तो ऐसे आएगा, ठीक है। और इस पे लगने वाला फोर्स कैसे आएगा, है ना, तो या फिर ऐसे निकाल लो, चलो ये माइनस क्यू पे निकाल लो, तो ये माइनस वाला इसको अपने तरफ खींचेगा, ऐसे तो लगेगा नहीं, इधर रिपल तो करेगा नहीं, तो ये जो है ऐसे लगेगा यहाँ से, और ये जो है ऐसे लगेगा यहाँ पे भी, फिर वही आ रहा है, सेम चीज़ आ रहा है, देखो सेम चीज़ आ रहा है। अब फोर्स ऐसे लग गया, अब आपको पता है कि इन दोनों फोर्स के बीच का एंगल 60 है, लेट से ये फोर्स एफ है, ये फोर्स एफ है, सेम रिजल्ट आएगा, क्या फर्क पड़ेगा, अरे हम लोग इस पर फोर्स निकालने वाले हैं, तो अभी भी 60 आ गया, 2 आपके पास एफ आ गया, एफ का वैल्यू आपको पता है कितना आने वाला है, एफ का वैल्यू आपको पता है कि के यहाँ पे क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका ए का स्क्वायर आने वाला, सब तो पता है, यहाँ भी सेम आने वाला है, ऐसे भी आप निकालना चाहोगे तो इस तरीके से, इस बी पे आप फोर्स निकालना चाहोगे तो इस बी पे आपका फोर्स निकालना चाहोगे तो रिजल्टेंट फोर्स आपका क्या आएगा, रिजल्टेंट फोर्स आप निकालोगे तो वही आएगा, फिर इसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा अब आपको, तो वही है, करूँगा यहाँ से एक फोर्स लगेगा, यहीं से इसका रिजल्टेंट निकाल दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब चाहोगे तो आप इसका भी निकाल सकते थे, ये रेक्टेंगुलर वगैरह इस तरीके का दे दे, तो किसी भी पे मान लो ये आपके पास डिफरेंट चार्ज भी दे सकता था, ये एक चार्ज यहाँ पे, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है,
है ना। मान लो ये तुम्हारे पास प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, एक को आप माइनस क्यू ले लो ना, इस तरीके से माइनस क्यू ले लो, ठीक है। तो इस ए के कारण, बी के कारण, ये सी है और ये डी है, तो इस डी पे ए बी सी के कारण लगने वाला फोर्स, तो देखो इसके कारण यहाँ पे फोर्स लगेगा कैसे, इस तरीके का, इसके कारण यहाँ पे फोर्स लगेगा इस तरीके का, है ना। और इधर देखो, ज़्यादा अभी जरूरत नहीं है आप लोग को, लेकिन ठीक है यार, आपके बुक में ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए बता देता हूँ मैं। हाँ, ये चार्ज इसको खींचेगा अपनी तरफ, तो ये देखो इस तरीके का जा रहा है ना उधर, ये चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो ये जा रहा है उधर, लाइन जॉइनिंग सेंटर बिटवीन टू चार्ज। फोर्स कैसे एक्ट करेगा, फोर्स ऑलवेज एक्टिंग अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग सेंटर बिटवीन टू चार्ज, ये इधर, ये भी इधर गया, ठीक है। तो अभी आप क्या कर लेना, एक्चुअली में ये जो फोर्स लग रहा है, ये इस पे फोर्स लग रहा है, किस पे, डी पे, किसके कारण, बी के कारण। ये कौन सा फोर्स है बेटा, यहाँ पे भी डी पे फोर्स लग रहा है, किसके कारण, सी के कारण। यहाँ पे भी एक फोर्स लग रहा है, किस पे, डी पे, किसके कारण, ए के कारण। तो ये मैंने ले लिया, ठीक है बेटा, ठीक। तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी इसमें आएगा, ये देखो रिजल्टेंट फोर्स भी इसमें आएगा, इन दोनों के कारण रिजल्टेंट, और ये भी उसी फेज में है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसका और इसका दोनों के बीच का 90 है, देखो 90। तो आप इन दोनों का पहले रिजल्टेंट निकालो, तो एफ रिजल्टेंट मान लो आप निकालोगे, है ना। तो एफ रिजल्टेंट आप निकालोगे तो ये भी तुम्हारा लेट से मैं बोल देता हूँ एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर, एफ देख लेंगे ना यार कितना होता है, 2 एफ का स्क्वायर, 2 एफ का स्क्वायर और कॉस 90 जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, 90 है तो वैसे भी डायरेक्ट आप लिख लेते हो। तो ये आपका हो जाएगा एफ √2 आ गया, एफ √2 आ गया। इन दोनों के कारण ये फोर्स को आपने निकाल दिया, ये फोर्स को आपने निकाल दिया, समझो मेरे बात को। इसके कारण और इसके कारण जो इसमें ये फोर्स लग रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट, उसको आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब क्या होगा, ये फोर्स और ये फोर्स दोनों सेम आपके एक्सिस पे बोल सकते हैं, दोनों सेम एक्सिस पे एक्ट हो रहे हैं, दोनों सेम एक्सिस पे एक्ट हो रहे हैं, देखना है क्या, ओके। तो अब इन दो फोर्सेस का मैं क्या करूंगा, दोनों फोर्सेस का अब मैं तो डायरेक्ट सम कर सकता हूं, अब मुझे फेजर सम करने की नीड नहीं है क्योंकि दोनों के बीच के एंगल कुछ भी नहीं है। तो अब जो मेरा फाइनल रिजल्टेंट फोर्स आएगा इन सारे चार्जेस के कारण, फाइनल फोर्स, ये फाइनल एकदम रिजल्टेंट मैं लिख सकता हूँ इसको, ये आपका आने वाला है, ये जो आपके पास एफ डी है, मैं डायरेक्ट प्लस कर सकता हूँ एफ आर को, और यही मेरा आंसर होगा। क्योंकि आपको पता है कि कोई दो ये वेक्टर है ना, ये ए है और ये बी है, तो डायरेक्ट इसका आप क्या लिख सकते हो, रिजल्टेंट जो आएगा ए प्लस बी हो जाएगा। लेकिन यदि आपका ये ए है और ये आपका बी है, दोनों के बीच में सम एंगल है, तो इसको आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते। इसको आप कैसे निकालोगे, रिजल्टेंट आप ए का स्क्वायर करोगे, बी का स्क्वायर करोगे, 2ab और दोनों के बीच के एंगल को लिखोगे। तो ये फर्क है, जब दोनों सेम एक्सिस पे फोर्स ऑलवेज एक्ट हो रहा है तो दोनों को जोड़ दो, और दोनों के बीच में सम एंगल है तो आपको रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ जानते हो आप लोग, ठीक है। तो यार यही है, बस थोड़ा सा एप्लीकेशन मैंने बता दिया आप लोगों को, उसके बेसिस पे आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और ज़्यादा डिटेलिंग करने की मुझे नीड नहीं है इसमें, एकदम ज़्यादा डिटेलिंग करने की नीड नहीं है, क्योंकि आपको अब समझ में आ गया कि करना कैसे सॉल्व। हाँ, चार्ज मैंने क्यू लिया है, कभी 2q वगैरह भी हो सकता है, ठीक है, तो उस पर भी रेडी रहो। बस फॉर्मूला पुट करते समय आप वहाँ पे 2q लेना। तो क्या आप सभी लोगों को इतना समझ में आ गया, बेसिक चीज़ें एकदम क्लियर हो गया, है ना। तो ये सब मैंने रखा हुआ है एक्चुअली नोट्स आप लोग के बना करके आप लोग को चार्ज वार्ज दुनिया भर का डिफरेंट चीज़ों को दिखाने के लिए मैंने रखा हुआ है। तो ठीक है यार, है ना, इस तरीके का क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, लेकिन आपको करने की नीड नहीं है। तो चलिए फिर मैं इस लेक्चर में इतना ही करता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू। हाँ, पेन सही है।